अनिल जैन भाई साहब, अनिल जी, सबसे पहली जो बात जो समझ में आ रही है कि मैं एक व्यक्तिगत किस्सा बयान कर दूं। उत्तर प्रदेश के एक बड़े प्रशासनिक अधिकारी, मतलब आईएसआईएस, वो मेरे दफ्तर में खुद चल के आए और खुद चल के आके उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में किस किस तरह से क्या क्या हो रहा है, और वो उसी बिरादरी से आते हैं जिस बिरादरी से नीतीश जी हैं। और फिर उन्होंने बताया कि योगी जी ने किस तरह से 22 राजपूत कर रखे हैं, उसमें से ये हैं, और उनकी बिरादरी के 5 ही, मुझे ये सब डिटेल ही नहीं मालूम थे। अब होता क्या, उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश बिहार का जो भी हुआ है वो बिल्कुल उसके उनके टच पे थे कि केवल 5 हैं जिसमें से 4 वो हैं, ये हैं वो। फिर उन्होंने बताया कि साहब, अगर इस बार इंडिया को, अगर बीजेपी को, एनडीए को हराना है तो नीतीश जी को ही प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर कर दें। वो अभी से कर रहा है वो। अच्छा, वो नीतीश जी से कभी जीवन में नहीं मिले हैं, लेकिन अच्छी बात है। तो हमने अच्छा कैसे करें, क्या नहीं फूलपुर से इलेक्शन लड़ जाए, फूलपुर से लड़। अच्छा, अब किसी से क्या, तो हमने उनसे कहा, हमने कहा दो चीज समझ लीजिए, अगर पॉलिटिकली आप कह रहे हैं तो अगर आप नीतीश जी से बात कर रहे हैं तो नीतीश जी को इलेक्शन लड़ना चाहिए बनारस से। जीत गए तो इंडिया का के ग्रैंडफादर भी उनको प्राइम मिनिस्टर बनने से नहीं रोक पाएंगे, मोदी जी को अगर उन्होंने वहां चित कर दिया। और अगर हार गए तो उनको ही हैज नथिंग टू लूज। और जिस कास्ट कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं वो बनारस में उनके फेवर में है। खैर, मैं ये बात इस रेफरेंस के साथ कह रहा था कि ऑपोजिशन के इंडिया गठबंधन और एनडीए की बेसिक तासीर में फर्क है भाई। वहां एनडीए की जब मीटिंग होती है तो 15 मिनट सिर्फ बोलते हैं मोदी जी, और कोई एक प्रश्न नहीं पूछता है, और उसको वो एनडीए बोलते हैं। विपक्ष के यहां विपक्ष और जो इंडिया गठबंधन है उसकी तासीर बीजेपी नहीं है। तो ये तो बातचीत चलेगी ही चलेगी, लेकिन कोई लार्जर इशू पे मुझे अभी तक तो कोई ऐसा झंझट नहीं दिखाई दिया है। उन्होंने उनसे कहा ठीक है। और मेरा अभी भी यह मानना है कि ये 4 या 5 दिसंबर, 3 दिसंबर के बाद अगले 2-4 दिन के अंदर मेरे हिसाब से एक भी वक्तव्य आप देखिएगा दिसंबर में, उसके बाद आप इस तरह का कोई क्रॉस वक्तव्य नहीं देखेंगे। इस समय इलेक्शन है, हर एक की अपनी पार्टी को एड्रेस करना पड़ता है, हर एक की अपनी अपनी कंस्टिट्यूंसी है। दिल्ली में आज कांग्रेस के जितने लोग हैं वो कह रहे हैं नहीं भाई, आम आदमी पार्टी के साथ वो लोग 30-40 साल से जो लोग हैं उनकी अपनी समस्याएं हैं। तो अनिल जैन साहब, ये बताइए, ये क्या एक नीतीश जी का जो स्टेटमेंट है, क्या ये बहुत बड़ा बवाल हो गया है, बिल्कुल गठबंधन टूट की कगार पे हो गया है, नीतीश जी चले जा रहे हैं वापस एनडीए में? आप इस तरह से कहीं देख रहे हैं कि ये एक बात है, उन्होंने अपनी बात कही, उनकी बात में वजन है, ऐसा कुछ नहीं है। एवरीवन हैज हिज पॉइंट ऑफ व्यू। अनिल अनिल जयसिंह साहब। आनंद जी, देखिए, आपने जैसे शुरू में कहा कि देश की जनता चाहती है कि जो इस समय सत्ता में बैठे लोग हैं परिवर्तन हो, और वैसे भी लोकतंत्र के लिए अच्छा रहता है। कई देशों में तो ये परंपरा भी है कि 2 टर्म से ज़्यादा किसी को दिए नहीं जाते। अमेरिका में 4-4 साल की 2 टर्म ही होती हैं, उसके बाद किसी को नहीं बनाया जाता। उसके पीछे कारण ये है कि अगर किसी के एक्सटेंड कर दिया जाए, लंबे समय तक हो, तो वो कहते हैं ना कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो वो तानाशाही की प्रवृत्ति और वो सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। तो जितने भी लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं वो चाहते हैं कि इस बारी सत्ता बदले, और भी कारण है, संविधान बचाना है और जिस तरह की जो चीजें हो रही हैं उसमें डिटेल में हम रोज बात करते हैं। खैर, अच्छा, अब उसके लिए नीतीश जी ने एक पहल की, कांग्रेस ने उसको समर्थन किया। नीतीश जी का जिन लोगों से संबंध है देश भर में घूमे, और एक बहुत ही सोबर और जेंटल पर्सन है। राजनीति में नीतीश जी जैसे व्यक्ति बहुत कम देखने को मिलते हैं। गुस्से में नहीं आते, बदले की भावना नहीं रखते, सुनते हैं, दूसरा कह दे तो उस पर रिएक्ट नहीं करते हैं, वगैरह वगैरह। अब कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, इसमें भी कोई शक नहीं। अब जब पहली बैठक हुई इंडिया ब्लॉक की अगस्त 31 और सितंबर 1 को, उसमें ये तय हो गया कि कांग्रेस की भूमिका जो है वो अग्रणी रहेगी, बीइंग ए लार्जेस्ट पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी है, 11 करोड़ वोट मिले उसको पिछले चुनाव में। और फिर उसकी एक मीटिंग 13 सितंबर को कोऑर्डिनेशन कमेटी की भी हुई। लेकिन उसके बाद जो है वो कुछ जिसको कहते हैं ना 100 दिन चले 2.5 कोस, वो वाला मामला हो गया। और मेरा अपना निजी तौर पे ये मानना है कि उसमें कुछ ना कुछ स्टेप वाइज प्रोग्रेस पैरेलल होनी चाहिए थी। कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, ऐसा नहीं कि सब लोग 24 घंटे इन चुनावों में ही लगे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस तरफ भी ध्यान दे सकते थे।
वो प्रक्रिया साइड बाय साइड चलती रहती, वो नहीं चली, उसका कहीं ना कहीं दुख है नीतीश जी को। और नीतीश जी ने प्रयास किए होंगे, देखिए नीतीश जी जो बोल रहे हैं ना, वो समझिए ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। उन्होंने बहुत प्रयास किए होंगे और वो नहीं बात बन पा रही होगी, तब वो मजबूर होकर के उनको, अच्छा वो भी एक मीटिंग में, जैसे सिंह साहब ने कहा कि एक मीटिंग थी जो भाजपा भगाओ सीपीआई एमएल की मीटिंग थी, उसमें उन्होंने ये बात कही, तो वो एक साधारण है, उसका राई का पहाड़ नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने एक अपने कार्यकर्ताओं का, जो जो उनके गठबंधन के साथी हैं, उनको एक तरह से एक बताया भी ये चल रहा है इंडिया ब्लॉक में, एक सूचना दी है। और कार्यकर्ताओं का भी हक है जानने को कि भी क्या चल रहा है, क्योंकि हर एक को एंग्जाइटी है। जो बड़े बड़े पत्रकार है वो जानना चाहते हैं। देखिए इंडिया गठबंधन का आज तक कोई कार्यालय नहीं खुल पाया, कोई किसी को जानकारी लेनी हो, कोई कार्यालय होना चाहिए ना, जहां जानकारी जा करके कार्यालय जानकारी मिल जाए। फिर दूसरी चीज ये होती है कि अब ठीक है, थ्योरेटिकली हम कह सकते हैं कि लोकसभा के चुनाव के लिए सारा का सारा ये गठबंधन है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन जब बीच में विधानसभा चुनाव आ गए और इंडिया गठबंधन बन चुका है, तो मैं समझता हूं ये एक स्वर्णिम अवसर था सबके लिए कि सब लोग मिल करके इसमें लगते इन चुनावों में। अब हो सकता है 2-4 सीटें इधर उधर देनी पड़ जाती कांग्रेस को, लेकिन अगर ज्वाइंट कैंपेन होता, ज्यादा भी नहीं होता, मैं समझता हूँ एक भोपाल में बड़ी रैली हो जाती, एक जयपुर में हो जाती, एक हैदराबाद में हो जाती, तो ये इंडिया गठबंधन को बहुत ज्यादा उससे शक्ति मिलती। वो नहीं हो रहा है। तीसरी जो चीज है कि राहुल गांधी को मैं पिछले 1 वर्ष से, मैं पहले तो बहुत सीरियसली नहीं लेता था, फ्रेंकली मैं ईमानदारी से बताऊं, लेकिन पिछले 1 वर्ष से जब से भारत जोड़ो यात्रा उनकी शुरू हुई, मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा इंसान और बहुत अच्छी नीयत है, और ये देश के जो कमजोर वर्ग हैं उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, मोहब्बत की दुकान खोलना की बात करते हैं, नफरत के खिलाफ बात करते हैं। अपनी उनके जो पिता हैं, उनकी जो दादी है वो आतंकवाद का शिकार हुई, उसके बावजूद भी वो जिस तरह से छाती तान करके भीड़ में चले हैं बिना अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते, और श्रीनगर तक गए हैं, मामूली बात नहीं। मेरे को वो एक बार बार ध्यान आता है कि एक बूढ़ा व्यक्ति उनसे मिलने के लिए आगे बढ़ रहा था, बीमार सा था, और अचानक उसने जैसे नजदीक आया उल्टी कर दी। तो बजाय राहुल गांधी पीछे हटते, जो स्वाभाविक प्रक्रिया है, मेरे साथ भी होती, मैं भी होता पीछे हटता, लेकिन राहुल गांधी ने आगे पकड़ के उसको थाम लिया कि कहीं गिर गिरा ना जाए, उसकी पीठ सहलाने लगे। तो वो सारी चीज है। लेकिन आनंद जी, राजनीति जो है वो कोई संतों का तो वो है नहीं मामला। इसमें भक्ति तो है नहीं कि हमें भाई संत विनोबा भावे चाहिए, भूदान आंदोलन चलाना है हमने, या बागियों का समर्पण कराना है। अब जो पार्टी में है, और ये सब पार्टियों में है, कांग्रेस में ज्यादा लगा मुझे कि जो चमचे टाइप के जो लोग होते हैं वो अपने आप को अपनी लॉयल्टी सिद्ध करने के लिए ऐसी ऐसी बातें करते हैं और ऐसे ऐसे बयान दे देते हैं कि उससे कुल मिलाकर के गठबंधन का नुकसान होता है। जिस तरह कमलनाथ जी का बयान आ गया, और वो सार्वजनिक बयान था, किसी बंद कमरे में नहीं कहा उन्होंने, वो बकायदा जो है पत्रकार ने माइक आगे कर रखा है, वो कार में बैठे हुए हैं सार्वजनिक स्थान पर, वो एक वक्तव्य दे देते हैं। तो ये जिसको कहते हैं ना जब समय से, कि जिन फौजों में डिसिप्लिन नहीं होगा वो फौजें कभी जीतती नहीं। तो राहुल गांधी को बहुत अच्छी बात है, एक बहुत अच्छे संत टाइप के व्यक्ति हैं, लेकिन एक जिसको कहते हैं ना, जैसे इंदिरा गांधी एक आयरन हैंड से कंट्रोल करती थी पार्टी को, और दूसरी जो इस समय जिस पार्टी से मुकाबला है उसमें भी जो लीडर है वो आयरन हैंड से कंट्रोल करता है पार्टी को। तो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन, अनुशासन, नियंत्रण और एक दूसरे का जिसको कहते हैं कि रेस्पेक्ट, हमारे देश में तो ये परंपरा रही है कि पोरस साहब जब हार गए सिकंदर से, तो सिकंदर ने पूछा भाई आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो उन्होंने कहा कि जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। तो एक पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उनके बारे में अगर कोई अनाप शनाप बोलेगा तो ये गठबंधन की उसके लिए ठीक नहीं। फिर एक तरफा होता है कि भोपाल की रैली जो होनी थी वो रद्द कर दी जाती है, उसमें किसी को विश्वास में नहीं लिया जाता, और मैं उस चीज में जाना नहीं चाहता जो सीटों का गठबंधन मध्य प्रदेश में हुआ, कोशिश हुई अखिलेश और समाजवादी पार्टी के द्वारा। तो ये सारी चीजें आनंद जी हैं, लेकिन कुल मिलाकर के सब चीजें ठीक हैं। नीतीश जी ने जो बात की है वो थोड़ा सा जिसको कहते हैं कि
जो कहते हैं ना कि थोड़ा झकझोरना, के कोई थोड़ा नींद से में आ जाए तो थोड़ा सा झकझोरना, वो भी कई बार जरूरी होता है। वो उन्होंने किया, ठीक है। मेरा निजी तौर पे ये मानना है कि गठबंधन बिल्कुल ठीक चलेगा, क्योंकि ईमानदार लोग हैं, उनकी नीयत साफ है। राहुल गांधी में कोई सत्ता की हवस नहीं है, नहीं तो 2004 में वो कैबिनेट मंत्री बन जाते, 2009 में प्रधानमंत्री भी बन सकते थे, उनको खुला ऑफर था। तो इस तरह के लोग हैं। नीतीश कुमार जी भी कुल मिलाकर के बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, और तमाम लोग इसमें अच्छे हैं और खतरे को भी समझ रहे हैं सब लोग। ममता बनर्जी हैं, शरद पवार हैं, उद्धव ठाकरे हैं, स्टैलिन हैं, सब लोग समझ रहे हैं कि किस तरह का सामने खतरा है। अरविंद केजरीवाल है, उसको अपनी पार्टी में, वो तो देख ही रहे हैं। तो ये गठबंधन बनेगा, 3 दिसंबर के बाद बनेगा, अच्छा करेगा और अपनी मंजिल तक पहुंचेगा, ये मेरा निजी तौर पे मानना है, इन सब चीजों के बावजूद भी। लेकिन ये चीजें आएंगी, इनको सुलटाना पड़ेगा। ये डे टू डे प्रॉब्लम्स होते हैं, इनको टीथिंग प्रॉब्लम्स भी कह सकते हैं हम, कि वो थोड़ी बहुत होती हैं, लेकिन वो सुलट जाएंगी और अल्टीमेटली सब ठीक हो। जी जी अनिल जी, बहुत संक्षेप में एक चीज मुझे इंडिया में अब, क्योंकि ये नीतीश जी के आने के बाद हो गया है कि कम से कम जो टॉप लीडरशिप है किसी भी पार्टी की इंडिया में, उसमें संवाद है। क्योंकि उससे पहले संवादहीनता थी, लोग नहीं बात करते थे, वो उनसे कहेंगे, वो प्रेस में कहेंगे तो प्रेस वाला जाके वहां कहेगा। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम संवाद है, और संवादहीनता ही सारा, कई बहुत से जड़ों, बहुत सी समस्याओं का कारण संवादहीनता हो जाती है। एक तो इस पे बहुत एक संक्षेप में, और दूसरा एक कास्ट सेंसस को बीजेपी कैसे, क्योंकि बीजेपी इस समय कास्ट सेंसस के उससे परेशान है, उसको सारा कुछ लग रहा है कि इसको कैसे पंचर करें। हाँ, देखिए आनंद जी, जहां डिसिप्लिन की बात मैंने शुरू में भी कही थी, एक मर्यादा होती है, एक लक्ष्मण रेखा होती है जिसको कहते हैं, और ये बड़ा तलवार की धार की तरह। मैं उस उम्र में काफी जागरूक हो चुका था, 1977 और 80 का जब वो दौर था, और हम लोग बहुत उत्साहित थे, एक जनता पार्टी बनी थी। और वो पार्टी का जो एक, जिसको कहते हैं कि जो उसमें टूट आई, उसका एक बहुत बड़े कारण था राजनारायण जी, जो वो कुछ भी बोल देते थे। और मैं पर्सनली उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरे चाचा के यहाँ आना जाना उनका होता था, कई बार वो खाना खाने आते थे मेरे चाचा के पास, तो मैं उनको पारिवारिक तौर पे आज भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन उन्होंने जो जिस तरह का बयानबाजी शुरू कर दी, और एक और हमारे मित्र हैं अभी भी, प्रोफेसर साहब हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, शशि शेखर जी शायद जानते हो, राजकुमार जैन साहब, वो आज भी छाती ठोक के कहते हैं कि हमने शिमला में जो है इस तरह का हमने सभा कर दी, ऊपर से फोन आया और ऐसा हुआ और वैसा हुआ, और मोरारजी देसाई भी ओवर रिएक्ट कर गए। तो ये जिसको जिस शब्द का इस्तेमाल मेरे लिए नया शब्द है, जिगर दोषी जी ने जो इस्तेमाल किया कि कौन सी विलासता, क्या बोलने की विलासता, तो ये विलासता नहीं होनी चाहिए, इस तरह की वाक विलासता या जो भी था। तो कुछ ना कुछ देखिए डिसिप्लिन रहना चाहिए। अब रथ है, रथ में घोड़े हैं, बेलगाम हो जाएंगे, कोई इधर भागेगा कोई उधर भागेगा, तो वो चीज चलती नहीं, इसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ये लंबे समय तक बार बार हो, एक बार वो आपने फ्लैग कर दिया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये रिपीटेड नहीं होनी चाहिए इस तरह की चीजें। एक चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि राहुल जी बहुत, मैं व्यक्तिगत तौर पर उनको बहुत अच्छा मानता हूँ, और उन्होंने वो बात की, देखिए कांग्रेस को एंटी सोशल जस्टिस पार्टी माना जाता रहा, खासकर ओबीसी के बीच में, जो इंटरमीडिएट कास्ट होती थी वो लोहिया जी के साथ रहती थी। लेकिन अर्जुन सिंह आए और 2006 में उन्होंने, 2005 या 6 की बात है, उन्होंने एक एजुकेशन में रिजर्वेशन लागू किया, और वो कांग्रेस की छवि काफी उसके बाद जो है वो बेहतर हुई। और एजुकेशन का लाभ, मैं बार बार ये कहता हूँ कि वीपी सिंह साहब ने जो किया था आरक्षण जो नौकरी में, उससे भी ज्यादा लाभ मिला। उसके बाद जो है, अब राहुल गांधी बात करते हैं, और मैं पहली बार देख रहा हूँ 40-50 साल से मैं राजनीति को नजदीकी से देखता हूँ, कि जितना ओबीसी वर्ग में राहुल गांधी के प्रति एक जिसको प्रेम उमड़ रहा है, जितना उनसे उम्मीदें हैं, मैंने कांग्रेस के किसी नेता के प्रति वो चीज इससे पहले कभी नहीं देखी थी। तो वो कहते हैं कि भाई मोहब्बत की दुकान खोलेंगे नफरत के बाजार में, वो कहते हैं कि जितनी आबादी उतना हक, और कास्ट सेंसस का आपने जिक्र किया। लेकिन जब उनके नीचे के नेता हैं, अब देखिए मध्य प्रदेश में जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो मुस्लिम आबादी 7 से 10% वहां मानी जाती है। टिकट सिर्फ 2 दी गई हैं भोपाल में, 7% टिकट नहीं दी गई।
जबकि ये माना जाता है कि मुस्लिम्स का करीब करीब 22 सीटों पे बहुत जबरदस्त असर है और 47 सीट्स पे वो असर रखते हैं। इस तरह ओबीसी का जब आता है तो 130 आबादी के हिसाब से उनकी सीटें बनती हैं, लेकिन 55 दी गई हैं। तो जब राहुल जी बोलते हैं, और राहुल जी बार बार इस बात को कहते हैं कि मैं जो बात बोलता हूं वो गारंटी होती है और वो लागू हो जाती है बिल्कुल सरकार बनते ही, ये मोदी की गारंटी नहीं है। और मोदी की गारंटी जब मोदी जी कहते हैं तो आजकल लोग हंसते हैं, क्योंकि उनका तो जुमले साबित हो चुकी है गारंटी। तो ये रिफ्लेक्ट होनी चाहिए चीजों में, जब कांग्रेस पार्टी के संगठन में, कांग्रेस पार्टी के जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें कहीं ना कहीं कम या ज्यादा एग्जैक्टली कभी नहीं होती। मैं नहीं कहता कि ओबीसी की आबादी 130 सीट के तो 130 दी जाए, 100 दे दी जाए, 90 दे दी जाए, 85 दे दी जाए, 2/3 हो जाए। तो एक तो ये चीज है। दूसरा जिसको आपने कहा है कि बीजेपी जो कास्ट सेंसस का विरोध कर रही है, मैं समझता हूं कि जैसे नीचे से जो फीडबैक जो आना चाहिए, जो ट्रुथ, जो सच्चाई, कहा जाता है कि इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी जी को जो नीचे से सच्चाई, जो सूचनाएं आनी चाहिए थी वो नहीं आती थी, और उसकी वजह से उन्होंने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया। मेरा मानना ये है कि मोदी जी को ऐसा नहीं है कि इतने स्मार्ट हैं कि वो सब कुछ जानते ही हैं। उनके पास जो नीचे से सूचनाएं आ रही हैं वो मैं समझ रहा हूँ कि गलत आ रही हैं आजकल। और जिस तरह से वो इसका विरोध कर रहे हैं कास्ट सेंसस का, कि इससे जातिवाद फैल जाएगा, इससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा, वो उनके लिए बहुत घातक होगा। और मेरा मानना ये है कि अगर वो मोदी जी और जोर शोर से इस समय बोलते रहे, और उनके जितने भी चैनल हैं वो इस चीज को लेते हैं। अभी दशहरा में उन्होंने दिल्ली में एक जगह बयान दिया कि ये जातिवाद का रावण है, और इस तरह के बयान दिया, और तमाम जितने गोदी मीडिया के चैनल थे 25-30, उन्होंने फटाफट आधे घंटे में जो अपना तय प्रोग्राम था वो बदल के रखा कि जाति का जो है ये रावण, इसको कैसे सुलटाया जाए। तो ये सब भाजपा के लिए बहुत घातक होने जा रही है। राहुल गांधी का कद बहुत बढ़ गया है जब से उन्होंने ये, जिसको कहते हैं, और ओबीसी वर्ग का पहले कांग्रेस को समर्थन बहुत कम मिला करता था, जब से उन्होंने आबादी और हक की बात की है और कास्ट सेंसस की बात की है। तो बीजेपी को ये एक ही मुद्दा ऐसा है जो उसको बिल्कुल इतना जैसे नेस्तनाबूद करने के लिए, मैं कहता हूं कि अगर 300 सीटें आई हैं तो आपकी बात 150 भी नहीं आएंगी, सिर्फ इसी वजह से सिर्फ मोदी जी ये कहते रहेंगे इससे जातिवाद फैलेगा, और कास्ट सेंसस का मैं विरोध करता हूं, जितनी आबादी उतना हक का मैं विरोध करता हूं। जी जी